धन्यवाद उद्धव जी। कभी भी किसी लेखक की किताब या वक्ता की किताब जो लेखों के तौर पर छप जाए, उसका विमोचन हो तो एक खुशी होनी चाहिए। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि आज एक तरह का उदासी का माहौल है। मैं अपनी बात को बहुत लंबा नहीं कहूँगा। इसमें जो शीर्षक में दो बातें हैं, लोकतंत्र के आईने में लोकतंत्र, अस्मिता के आईने में लोकतंत्र, इन दो चीज़ों के बारे में मेरे मन में जिन कारणों से उदासी है वो कहना चाहता हूँ। विमर्श में, बातचीत में अगर ईमानदारी नहीं रहती तो वो कड़वा तो नहीं होता, मीठा लगता है, लेकिन वो अर्थहीन हो जाता है। तो इसलिए मैं जो बातें कह रहा हूँ वो व्यक्तिशय मेरे भी खिलाफ जाती हैं, क्योंकि अस्मिता की ही बात करें तो अंध अस्मितावाद ने इस तरह से भारत में समाजवादी आंदोलन को ख़त्म किया, वो हम खतरा पहले नहीं देख पाए थे। मेरा इशारा है 7 अगस्त 90 को भारत में जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई तो उसके पक्ष में पहला प्रदर्शन आयोजित करने में मेरी भी, मुझे लगता है, महती भूमिका थी। तमाम दलित साथियों को, जिनके लिए वो आरक्षण लागू हुआ था, किसान जातियाँ, पिछड़ी जातियाँ, दस्तकार जातियाँ, वो लोग उतने राजनीतिक रूप से सजग नहीं थे। आमतौर से वो कांग्रेस को वोट देते थे और 67 के बाद से इनको ओबीसी कहते हैं हम, अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज़, इनका एक स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व विकसित हो रहा था। और वीपी सिंह ने मंडल आयोग की पूरी सिफारिशें नहीं लागू की, उसका केवल एक अंश कि किस तरह से सरकारी, उस समय माना गया कि इनकी आबादी 54% है और इनको सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण दिया जाए। और वीपी सिंह ने 2-3 बातें वीपी सिंह जी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। पहला तो ये कि ये शुद्ध ओबीसी के लिए कमिटमेंट के कारण ये लागू किया गया, ऐसा रिट्रोस्पेक्टिवली हम देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता। सामाजिक अर्थ में लोकतंत्र को गहरा बनाने के लिए, सोशल डेमोक्रेसी के डीपनिंग के लिए, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बने, ओबीसी शामिल हो सत्ता तंत्र में, सिर्फ ये उद्देश्य नहीं था। देवीलाल जी से जो उनका सत्ता संघर्ष चल रहा था, तो सत्ता का करीब करीब शुद्ध स्वार्थ और परमार्थ मेरी समझ में मिले जुले होते हैं, लेकिन जब उसका अंश बढ़ जाता है परमार्थ का, तो राजनीतिक सत्ता के हिसाब से लगभग नपुंसक होने लगता है और वो संत महात्माओं के प्रवचन की तरह बन जाता है। और अगर उसमें सत्ता का स्वार्थ डोमिनेंट हो जाए तो फिर वो समाज की जो नैतिक ऊर्जा है, जिसके आधार पे कोई परिवर्तन खड़ा होता है, उसको वो नष्ट करता है। और मंडल आयोग की सिफारिशें जिस तरह से लागू की गई, उसमें समाज की नैतिक ऊर्जा राजनीति से स्खलित हुई, ये आज तो कहा ही जा सकता है। नहीं तो ऐसा कैसे हुआ कि उसी आंदोलन से, समाजवादी आंदोलन से निकले हुए लोगों ने समाजवादी एजेंडे को बाजू रख दिया और आज वो करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवाद के नाम पे जो पार्टी है, उसके जितने सांसद हैं लोकसभा में चुने हुए, वो सब एक ही परिवार के। तो ये कैसा समाजवाद है जो व्यक्तिवाद के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ लड़ता था, और वो जब आज मंडल से ऊर्जा पाके वो परिवारवाद में ही रिड्यूस हो गया है और समाजवादी एजेंडा गायब हो गया है। दूसरा, जब ये लागू हुआ था तब रामविलास जी
ने दलित अस्मिता को फिर से रीऑर्गेनाइज करने में वीपी सिंह के बाजू में रहते थे शरद यादव, और सिंबॉलिक की बात है रामविलास पासवान, और वो खुद भाजपा में हैं और भाजपा के अलायंस में, और मायावती जी जो देश का सबसे बड़ा प्रतीक हैं दलित अस्मिता का, उनकी 0 सीट इसलिए आई क्योंकि जिस तरह का अंध अस्मितावाद को उन्होंने अपने पार्टी पे अपने अधिनायकवाद के रूप में परिवर्तित किया, और जो मिशनरी लोग थे बामसेफ के नाम पे और तरह तरह के सामाजिक संगठन काशीराम जी ने जो बनाए थे, उन सबको और उनमें से निकले हुए नेतृत्व को हाशिए पे लाके उन्होंने अपनी निजी सत्ता स्थापित कर दी। तो इसलिए अस्मिता की एक महत्वपूर्ण है, हर अस्मिता को एक सांस्कृतिक और सामाजिक लोकतंत्र तभी होगा, समग्र लोकतंत्र तभी होगा जब हर अस्मिता को अपनी पहचान को जीने का मौका मिले। लेकिन अस्मिता के नाम पे नेता लोग अंध अस्मितावाद फैला दें और जो शोषक है उसी जाति का और जो शोषित है उसी जाति का, उन दोनों के बीच में कोई डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से सत्ता के मुद्दे पे बात ही बंद हो जाए। अगर आप दलित हैं तो आप जो मर्जी करें, ये जो संस्कृति है अंध अस्मितावाद की लड़ाई में, उससे राजनीति, समाजवाद, प्रगतिशीलता, जाति तोड़ों का आंदोलन, जातिवाद से मानवतावाद बढ़ने की यात्रा, ये सब अवरुद्ध हो जाती हैं। और हम लोग जो मंडल समर्थक थे सक्रिय रूप से, उन्होंने इस खतरे को कि अभी तो नई नई सत्ता आई है, अपर कास्ट में अगर करप्शन है, अवसरवाद है, तो इन्हीं के खिलाफ क्या बोलना, इस तरह के तमाम हम लोगों ने नैतिक और वैचारिक सवालों पे जो चुप्पी और अर्ध चुप्पी रखी, उसका एक नतीजा हुआ। 5 मिनट बाद उसका एक तो अस्मिता के बारे में पहली बात मैं ये कि अस्मिता विमर्श पे बात करते हुए विचारधारा और नैतिकता पे बहसबंदी हो जाए तो फिर वो अस्मिता के संघर्ष की लड़ाई भी नहीं बचती। ये पहली बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये खास तौर से अपने लिए है। हम लोग दुनिया की बिरादरी में, चाहे वो नेपाल हो और चाहे वो भारत हो, आज भी दलित वाली स्थिति में, जो गांव में हमारे दलित होता है। लेकिन दूसरी भी बात है कि पूरी दुनिया नेपाल की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के चलते नेपाल की ओर देखती है। वर्ल्ड सोशल फोरम का ही मैं आपको बताऊं, जब प्रचंड यहाँ प्रधानमंत्री बने तो वर्ल्ड सोशल फोरम ने अपने संविधान में परिवर्तन करके राज्य प्रमुख को बुलाने का सोचा, यानी परिवर्तन के आंदोलन की एक उम्मीद बनी। तो इसलिए जो आपकी पिछली संविधान सभा थी उसमें अस्मिता की लड़ाई की जीत की एक तरह से मील का पत्थर था, पराकाष्ठा थी कि समाज का आईने के बतौर पे कोई और दुनिया की संविधान सभा या लोकसभा ऐसी नहीं है, संसद ऐसी नहीं है जिसमें लगभग पूरा प्रतिबिंब समाज का हो। आखिरी सीढ़ी पे बैठे हुए लोग भी आपकी संविधान सभा में प्रतिनिधि थे। मैं ये बात रेखांकित नहीं करने के लिए कह रहा, इसमें जो छिपी हुई दूसरी बात है। लेकिन जो भी अपने दलित नेता हैं वो अपनी बहुत सी बार अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए इस सफलता को नहीं देखते। इसमें जो सैकड़ों हजारों लोगों ने कुर्बानियाँ की अलग अलग स्तरों पे, उस कुर्बानी को याद नहीं करते। और दलित जो दमन है वो तो सैकड़ों साल का पूरे दक्षिण एशिया में डॉक्यूमेंटेड है, और भारत और नेपाल के बारे में तो उस दमन के बारे में, उस प्रताड़ना के बारे में, उस भेदभाव के बारे में खुल के बात भी होती है, संघर्ष चल रहे हैं, सफलताएं मिल रही हैं।
लेकिन बाकी देशों में बात भी नहीं होती, दक्षिण एशिया के जहाँ की सब जगह ये है। तो उसके बावजूद हमारा नेतृत्व इतनी लंबे जो विभेद का संस्थाकरण हुआ था, डिस्क्रिमिनेशन का, उसमें इतनी बड़ी सफलताएं इतने कम समय में मिली हैं। उस सफलता को न मानना और सिर्फ अपने आप को विक्टिम बनाना, विक्टिमहुड के तौर पे बात करना आगे के रास्ते को अवरुद्ध करता है। तो जब भी हम अस्मिता की लड़ाई लड़ें तो पहला मैंने कहा नैतिकता, और दूसरा वैचारिक बहसबंदी ना करें, और तीसरा जो सफलताएं हुई हैं उनको अगर मानेंगे नहीं और उसमें जिन लोगों का योगदान है, उस अस्मिता से जन्मना संयोग से जो लोग नहीं भी जुड़े हैं, जन्मना जो दलित नहीं भी हैं, लेकिन अपने मूल्यों की कमिटमेंट के कारण उनको अगर हम साथ नहीं मानेंगे तो फिर वो आंदोलन वहीं खत्म हो जाएगा। अगर हम ये मानेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर आगे कुछ होगा भी नहीं। ये बात मैं अस्मिता के संदर्भ में कहना चाहता हूँ। लोकतंत्र के संदर्भ में मेरा दो ही वाक्यों में बात खत्म करना चाहूँगा कि लोकतंत्र का मतलब जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, संसद और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव ये अलग रहें, आदि आदि तक अगर उसको सीमित रखेंगे तो वो लोकतंत्र नहीं होगा। सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन के हर क्षेत्र में अगर लोकतंत्र की कसौटी यानी बराबरी और बराबर की जमीन पे खड़े होकर भागीदारी, अगर उसके आधार पे लोकतंत्र को हम नहीं जांचेंगे तो फिर वो एक औपचारिकता होगी, वास्तविक लोकतंत्र नहीं होगा। समग्र लोकतंत्र की अवधारणा जो बहुआयामी हो और बहुस्तरीय हो। गांव में भी लोकतंत्र चाहिए, काठमांडू में भी चाहिए और दक्षिण एशिया में भी चाहिए, और वाशिंगटन और न्यूयॉर्क से जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन कंट्रोल होते हैं उनमें भी चाहिए। तो लोकतंत्र की हमको संदर्भ एक समग्र अवधारणा विकसित करनी होगी जो नए इंटरनेशनलिज्म में कैसे होगी मैं को बहुत स्पष्ट नहीं है, पर उसमें नागरिक समाज की, बौद्धिकों की एक मैं बड़ी भूमिका देखता हूँ। और हमारे यहाँ गांधी ने स्वराज शब्द को अगर हम अर्थ दे सकें और वजन दे सकें तो उसमें लोकतंत्र के ये जो अलग अलग आयाम हैं वो समाहित हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये मेरा अति गांधीवादी संस्कार भी हो सकता है। समग्र लोकतंत्र के लिए कोई नया मुहावरा, नई भाषा, नया कॉन्सेप्ट होगा तो अच्छी बात होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं उद्धव जी और आयोजकों का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बात इस बहाने से करने का मौका दिया। धन्यवाद विजय जी। अभी आई रिक्वेस्ट प्रोफेसर